परीक्षा की तैयारी के ऊपर पिछले 2 दिनों से हम लोग इस बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारी के लिए 2 अलग-अलग कक्षाओं का अनुभव ले चुके हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह आपके सामने गणित और विज्ञान के से संबंधित कुछ अवधारणाओं के ऊपर आज कक्षा लेने के लिए आया हूँ। हम लोग कुछ देर और वेट करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैंने 2 सब्जेक्ट एरिया को साथ में लिया है, तो हो सकता है अगर मैं लेट करूँ तो सारा कुछ कवर ना हो पाए। ये सिर्फ़ एक डेमो क्लास के रूप में देखना चाहिए। इसे इसे हम जस्ट एक संक्षेप में ये प्रेज़ेंट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारा ये अप्रोच होगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए। आज ही जब इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा था, तो आप लोगों को भी ये खबर पता ही होगा। एक नया न्यूज़ आया कि अब इस परीक्षा में बाहर के राज्य के बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे। अच्छी खबर है, अगर अगर आइडियलिस्टिक वे में देखा जाए तो अच्छी खबर है, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए एक चुनौती के रूप में भी सामने आया है, खास करके बिहार के छात्रों के लिए। जब अवश्य इसके अंदर क्या क्लॉजेस होंगे, क्या कंडीशंस रखे जाएँगे, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आगे ये क्लियर हो जाएगा कि उनके लिए कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स ही होंगे या क्या होगा, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अवश्य ही हमारी चुनौती बढ़ गई है और इसलिए हमें लगता है कि जिस परीक्षा के बारे में हमें और सीरियस होके, हमें और ध्यान देके इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में प्रयास करना होगा। जितने भी छात्र अभी तक इस पर्टिकुलर मीटिंग में जुड़े हैं, बहुतों को मैं जान रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि काफ़ी अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया है कि अगर हमारी तैयारी में अगर थोड़ी-सी भी कमी रह जाए, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और ख़ास करके सरकारी नौकरी की अगर बात है, तो अवश्य ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको सही ढंग से इसके बारे में गाइडेंस दे पाएँ। तो इसी कड़ी में मैं इस पर्टिकुलर क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा और जैसा कि मैंने बताया है, हम और प्रभास सर मिल के डिफरेंट सब्जेक्ट ख़ास करके आपके सामान्य अध्ययन और मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री के पोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब सामान्य अध्ययन का पेपर आता है, तो उसमें उसके सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ये हम लोगों ने आपके सामने रखा है। अगर सामान्य अध्ययन का ही सब्जेक्ट देखा जाए, तो उसमें सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान या अब बोला जाए कि ये जनरल साइंस और सिंपल मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए, तो ये सबके लिए होगा। तो इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मैं पर्टिकुलर अ, सब्जेक्ट्स को लेके कुछ कुछ अवधारणाओं को लेके आज मैं डिस्कस करूँगा। अवश्य ही आपको इससे कुछ लाभ होगा, आपको पता चलेगा कि हमें कैसी तैयारी करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आप लोग मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं? आप लोग में से कोई बताइए, अगर आप देख पा रहे हैं तो? दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में डाल दीजिए। हाँ, हाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसको प्रेज़ेंट करता हूँ।
तो जिस विषय के बारे में हम आज की कक्षा में डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा हमारे प्राथमिक गणित से। और प्राथमिक गणित का पोर्शन जो कि हम लोग अपने इनिशियल क्लासेस में भी बताया था कि इसमें जनरली संख्या प्रणाली, प्राकृतिक पूर्ण एवं पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, सम और विषम संख्या, कुल मिलाकर डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में हमें देखना है। पैटर्न, माप, वजन, गणितीय संक्रियाएं, ग्राफ, आकृतियां, इन सब के बारे में हमें प्राथमिक गणित में देखना है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि हमारी तैयारी जो है कम से कम क्लास 5 का भी अगर बात किया जाए तो हमारी तैयारी क्लास 8 तक की होनी चाहिए। और अगर अगर हम 9-10 के बारे में बात करते हैं तो वहाँ तो हम लोग 10 तक के लिए सुनिश्चित है, काफी चीजें हैं जिसमें प्रश्न किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम इसके गणित के भाग को अगर 9-10 के लिए देखा जाए तो इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट एरिया हैं जो कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था। इसमें भी अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम तो है ही, उसके साथ साथ आपके घातांक एवं परिमेय घातांकों के लिए नियमों का अनुप्रयोग, बहुपद एवं परिमेय व्यंजक, बीज गणित का आधारभूत थोड़ा बहुत आइडिया जो क्लास 10 तक हम लोग सीखते हैं, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल समीकरण, ये भी है हम लोग का सेकेंडरी स्टेज तक। और ज्योमेट्री में कुछ प्लेन ज्योमेट्री और इसके साथ साथ हम लोग 3D ज्योमेट्री के भी कुछ शेप्स एंड साइज के चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ समरूपता है, सर्वांग समता या कहा जाए सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, और ट्रिग्नोमेट्री एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करने की जरूरत है। उसके साथ डिफरेंट टाइप के क्षेत्रमिति के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। और उसके साथ आपके थोड़े बहुत डेटा एनालिसिस से रिलेटेड चीजें भी आएंगी। तो ये हमें देखने की बात है कि हम इन सब की तैयारी कैसे करते हैं। और आज जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड एरिया है। ये जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर क्लास को, आप लोग जान रहे होंगे कि क्लास 8 तक भी या प्राइमरी क्लासेस में भी, ऐसा नहीं कि प्राइमरी क्लासेस में ये नहीं है, लेकिन आप लोग ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड बहुत तरह के चीजों से आप लोगों का आपके सिलेबस में होगा, आपने पठन पाठन किया होगा। ये एक एरिया है जिससे अवश्य ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब हम इस एरिया के बारे में बात करते हैं तो इस एरिया में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिससे तैयारी शुरू होती है, जिससे हमें आगे सोचने की बात है, जिससे हमें आगे काम करने की बात है, जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के ऊपर हम अगर प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज को ध्यान में रखना होगा। अगर सबसे पहले बात की जाए तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी कि हम उस पर्टिकुलर आकृति, उस पर्टिकुलर शेप्स के बारे में हमारे विजुअलाइजेशन हो, हम देख पाए कि वो आकृति कैसी है। और उसके साथ साथ जहाँ जैसा यहाँ लिखा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने आपके इक्वेशंस हैं, वो हम जरूर याद करें। जब बात आती है याद करने के लिए तो वहां पे भी हमें जरूरत है कि हम किस तरह से चीजों को आसानी ढंग से याद करें। हाँ, अवश्य मैथ के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए काफी आसान होगा, वो बहुत से जुड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे भी अगर चाहें तो इन समीकरणों को, इन इक्वेशन को आराम से याद कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे से जोड़ के इसको देख पाए, इसको एक दूसरे से समझ पाए। तो आपको पहला 2 चीज क्या करने के लिए मैंने बताया। एक चीज आपको करना है कि आप उस शेप को अच्छी तरह से समझे हैं कि नहीं, उस शेप को, अगर वो बेलन है उसको आप जानते हैं कि नहीं, अगर वो शंकु है उसको आप कितने अच्छी तरह से जानते हैं, अगर वो घन है उसको
उसको आप कैसे जानते हैं, घनाभ है वो कैसे आप जान रहे हैं। तो ये आकृतियों को आप भली भांति जानते हैं कि नहीं, और दूसरी बात है कि उनके सूत्रों को आप जानते हैं कि नहीं, क्षेत्रफल एवं आयतन का। अगर आपका क्लियर है तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, इस पर्टिकुलर अवधारणा से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आए तो अवश्य ही आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रश्नों के बारे में उसमें डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले हम इन पर्टिकुलर आकृतियों को हम एक बार जरूर देख लेंगे, एक बार रिकैप कर लेंगे। और अगर आपके अवश्य इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको फिर बाद में मिल जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। तो आपकी पहली आकृति जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं या घनाभ कहते हैं, वो आपके सामने है, आपको दिख रहा है। और ये अगर आप इसको विजुलाइज करें तो आप अगर सिंपल बात किया जाए तो आप जिस तरह से एक ईंट को देखते हैं, एक ब्रिक को देखते हैं, वो एक घनाभ की आकृति का एग्जाम्पल। तो अगर एक घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B हो और ऊंचाई H हो, तो उसके लिए ये 4 सूत्र जो हैं उसे आपको याद करने की। अगर आप घनाभ का सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि घनाभ का सूत्र अगर आप याद कर लिए हैं तो आप घन के सूत्र को भी आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि वहां आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप घनाभ में जहां लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो अलग अलग है, वहीं घन में अगर आप जाते हैं तो वहां L, B, H तीनों बराबर होगा, क्यूब जिसको बोलते हैं हम लोग। और वहां इन्हीं चारों इक्वेशन में अगर आप उसको उसके मान को अगर आप यहाँ रख देते हैं तो आपको उन उन सूत्रों का भी आसानी से आप याद कर पाएंगे या उनको भी समझ पाएंगे। आपको ये नहीं सोचना होगा कि हमें घनाभ के अलग से याद करना है, घन के लिए अलग से याद करना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम घनाभ का जान लें, या घनाभ का अगर हम जानते हैं तो आपके पास पता है कि हमें किस तरह से घनाभ और घन में क्या संबंध है। ये आप अगर जानते हैं तो आराम से अन्य सूत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो घनाभ का आयतन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके फॉर्मूला है LBH है, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 अंडर ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये सूत्र इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर इसके सारे 6 पृष्ठों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। उसी तरह से आपका तीसरा जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, क्योंकि देखिए आप जब प्रश्न को अपने सामने देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन जो आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम समझ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा वही सूत्र लगा देते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लेकिन बहुत बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि हम ऊपर और नीचे वाले जो पृष्ठ हैं उनको नहीं मान के बाकी 4 जो आपके पृष्ठ हैं, जो पार्श्व जो है पृष्ठ जो है, उनको हम लेके उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कह रहे हैं। मतलब ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आपका नीचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को अगर हम छोड़ दें, आप देख पा रहे होंगे, आप कर्सर को देख सकते हैं, तो दोनों पृष्ठ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये 4 जो पृष्ठ हैं जो आगे पीछे दाएं और बाएं, इनको मिलाने से जो पृष्ठ बन रहा है उसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और इसका सूत्र बहुत बार इक्वेशन, आप प्रॉब्लम को जरूर देख लें कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसी के अनुसार बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए हम प्रश्न को हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो समय की कमी के कारण प्रश्न को ठीक से पढ़ते नहीं है। बहुत बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। और अवश्य ही अगर डिस्ट्रैक्टर का बात किया जाए तो डिस्ट्रैक्टर में जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो जरूर एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उत्तर भी डाल के रखेगा, और इसलिए हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जब बताया जाए तो हमें 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। ये कैसे आ रहा है ये भी आप समझ सकते हैं। एक बार 2 इंटू एच एल, ये एच इंटू एल इधर का सामने वाला अगर केस का बात करेंगे तो एच इंटू एल है, और ये सामने वाला और पीछे वाला 2 बार आ गया, तो इसलिए 2 इंटू एच एल, और उसी तरह से बी इंटू एच
इधर लेफ्ट राइट वाला b इंटू एच करके 2 बार हो गया, तो 2bh है। उसको अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखा जाए तो हमें ये सूत्र मिलता है 2 इंटू एच इंटू एम। उसी तरह से घनाभ का विकर्ण, जिससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, घनाभ का विकर्ण का मतलब है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखें, अगर इस बी पॉइंट से अगर हम यहाँ तक एक रेखा के बारे में सोचे, एक रेखाखंड के बारे में सोचे, वो इसका विकर्ण कहलाएगा। या अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे इस घनाभ या हमारे इस बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इसमें सबसे लंबी रेखाखंड कौन सी खींची जा सकती है, तो वो आपका इसका विकर्ण कहलाएगा। ये हम समझ सकते हैं डायगोनल जो है उसका घनाभ का, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे घनाभ से रिलेटेड ये 4 अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह से अगर हम घन के बारे में बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे L इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, इसलिए सारी रेखाखंड जो है, सारे आयाम यहाँ पे बराबर हैं और जिसको a माना गया है। तो वहां अगर आपने उस फॉर्मूले को याद कर लिया है, अगर आपने घनाभ से रिलेटेड फॉर्मूला याद कर लिया है जिसमें कि L इंटू बी इंटू एच था, तो यहाँ पे a इंटू ए मतलब a क्यू होगा। उसी तरह घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये 4 फेस अगर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये 4 पृष्ठीय जो हैं वो मिलके हमारे आपका क्षेत्रफल जो आएगा वो 4a स्क्वायर है। 4 फेस हैं, सारे फेस के जो डायमेंशन है वो a से बना हुआ है, इसलिए वो इस तरह से आएगा। तो ये हम देख सकते हैं। उसी तरह से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्योंकि 6 फेसेस हैं, हर एक फेस का एरिया जो है वो a स्क्वायर करके है, तो a स्क्वायर करके वो एरिया है, तो इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ हमारा 6 फेस का 6a स्क्वायर होगा। और उसी तरह से घन का विकर्ण जो है वो भी आप पुराने फॉर्मूला से देख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, तो एल के जगह पे ए डाला गया, बी के जगह भी ए डाला गया और आपका एच की जगह भी ए डाला गया, तो इसलिए ये सारे ए मिल के हो गए कितने 3, आपके 3a स्क्वायर हो गया। 3a स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 3a आएगा। तो इसलिए आप अगर पुराना सूत्र जानते हैं जो हमने घनाभ के बारे में बताया, तो आप घन के सूत्र को भी आराम से याद कर सकते हैं, या बोला जाए कि आप एक ही याद कीजिए। अगर आपको एक याद है तो आपको दूसरे के बारे में सोचना नहीं। इसके बाद अगर हम बेलन का बात करेंगे, जो उसको की सिलेंडर बोला जाता है इंग्लिश में, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जनरली राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। तो इसका अगर रेडियस r है, अगर इसके बेस का रेडियस r है और इसकी हाइट अगर h है, तो हमें इसका आयतन, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो इसका फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर h। और ये भी हम ये नहीं, अगर आगे क्लासेस होंगी, समय होगा तो हम कैसे ये पाई r स्क्वायर आता है, कैसे 2 पाई r आता है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे भी अगर आप लोगों में से किसी को जानने होगा कि क्यों ये आ रहा है, लेकिन अब अगर बात किया जाए तो इतना डिटेल में जानने का, क्योंकि हम ज्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे, कोई आपको इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि आप बेलन के आयतन के फॉर्मूला को डिराइव करें। तो इसलिए हमारे जिस तरह से हमारा एग्जाम का पैटर्न है, हम इसको याद कर लें तो ज्यादा आसान है। जो ऑलरेडी मैथ साइंस के फील्ड के हैं वो बहुत बार इसको प्रयोग कर रहे हैं, वो जान रहे हैं, उन्हें पता है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है, जरूर आप इसको याद कर ले। ये सारे सूत्र जो हैं ये आपके काम आएंगे अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करना है। उसी तरह से बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये आपका जो ये गोलाकार जो सरफेस देख रहे हैं उसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो वो 2 पाई आर एच होगा। और अगर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर दें तो 2 पाई आर एच, और ये ऊपर और दो नीचे का पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ये दोनों को मिला के ही हमारे पास सूत्र आता है 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच।
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच है। तो ये बेलन से संबंधित प्रश्न है जिसे हमें जानने की जरूरत है। ये फॉर्मूला हमें आयतन, वॉल्यूम का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये बेलन से संबंधित फॉर्मूला है। उसी के तरह से अगर आप कोण का बात करें तो कोण आप जान रहे हैं, राइट सर्कुलर कोण अगर आपके पास है जिसकी हाइट h है, स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी ऊंचाई त्रियक रेखा जिसको बोल रहे हैं, इसके इसकी ऊंचाई अगर l है और रेडियस r है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब यहाँ पे भी आप तुलना कर दे सकते हैं कि हमारे पास जो और जो आपने अपनी विद्यालय की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कैसे एक समान आधार, रेडियस और समान हाइट वाले एक बेलन और शंकु के आयतन में क्या रिलेशन है। तो इसमें एक गतिविधि के द्वारा भी समझाया जाता है कि एक समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु का वॉल्यूम जो है रिलेशन है वो है 1/3। मतलब अगर बात किया जाए तो जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आपने देखा वहाँ पाई आर स्क्वायर एच था और यहाँ देखिए शंकु का आयतन में सिर्फ 1/3 किया गया। अगर वही रेडियस और हाइट का एक शंकु आपके पास हो तो ये सिंपल जो आपका सिलेंडर है या जो बेलन है उसके 1/3, सिर्फ आपको याद रखना होगा ये कोफिशिएंट जो है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहाँ पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ 1/3 ऑफ पाई आर। तो ये आपको ये दोनों फॉर्मूला को आपको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसी तरह से शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे भी जो वर्ग पृष्ठीय जो ये सरफेस है जो चारों तरफ गोल आप सरफेस देख पा रहे हैं, इसको अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल और एल जो है वो आपकी तिर्यक ऊंचाई है और एल का फॉर्मूला जो है यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। ये सिंपल पाइथागोरस का जो थ्योरम आप जानते हैं, क्योंकि इसको बोला भी जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ही है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ही बनता है एच और आर के बीच, और यहाँ से जब इस ट्रायंगल को घुमाया जाता है, इस त्रिकोण को घुमाया जाता है, इस त्रिभुज को जब घुमाते हैं तो हमें जो आकृति मिलती है वो राइट सर्कुलर कोण कहलाती है। राइट सर्कुलर कोण वो कहला रही है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं एच और आर के बीच में, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इसलिए एल का जो मान होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं। उसी तरह से शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि ये जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल है, और ये नीचे वाला जो है पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ये सर्कल एक है। तो आप पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको देख लीजिए ये सूत्र आपको मिलेगा पाई आर इन अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये हमारा शंकु से रिलेटेड ये हमारे सूत्र। अब जो चौथी आकृति आती है जिसके बारे में हमें प्रश्न आ सकते हैं वो है गोला या स्फेयर। तो अगर स्फेयर जिसका रेडियस, क्योंकि इसमें हम रेडियस से ही सारे फॉर्मूला को देखते हैं इसलिए ये भी एक तरह से आसानी है। इसमें हम लोग जनरली इसका आयतन या वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू है। और इसी तरह से गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूरे पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, अगर इसके बारे में कोई पूछ रहा है आपको, तो उसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक गोला आता है और एक अर्धगोला, आगे जो है अर्धगोला है। तो अब देखिए अर्धगोला और गोले में आप सिंपल जानते हैं कि अगर आपका जो भी चीज, जो भी परिणाम आपको मिल रहा है गोले को लेके या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेके या गोले को आयतन को लेके, अगर हम अर्धगोले की बात करेंगे या हेमिस्फीयर का बात करेंगे तो सिंपली क्योंकि अर्धगोला है हाफ हो जाएगा। तो इससे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा। और उसी तरह से गोले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप गोले का और अर्धगोले का अगर आप एक किसी का याद कर लेते हैं तो आप उसके रिलेटेड आप उसको ये कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम इसके बारे में
किस तरह से हम इसको आसानी से याद कर पाएंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं आगे, ये अर्धगोला है जिसका जिसका त्रिज्या r है। तो जस्ट मैंने जैसे बताया था, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, इसका हाफ कर दिया गया, वहाँ 4/3 पाई आर क्यू था, तो यहाँ 2/3 पाई आर। उसी तरह से अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वहां भी हाफ कर दिया गया, वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ 2 पाई स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहाँ तक तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन अगर इसको भी, इस एरिया को भी जोड़ दिया जाएगा, तो ये आप इस एरिया को आप क्या समझ सकते हैं, ये जो एरिया है अगेन ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर दोनों मिलाने से 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। ये सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं सिर्फ सूत्रों के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिससे कि आप क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्र, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके साथ आए, आप जिस भी सब्जेक्ट के हों, आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर छात्र हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं कि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न अवश्य आएंगे। इसमें आपको 2 बिंदुओं को आपको याद रखना है। एक पहला बिंदु कि आप इसको विजुअलाइज कर पाए, इसके लिए मैंने आकृति सब आपके सामने रखा, और दूसरा है कि आप ये सूत्र सब याद रखें, और सूत्र को आप कंपेयर करके याद रखेंगे। अगर संबंध देख के याद रखेंगे कि आपका बेलन के साथ शंकु का क्या संबंध है, उसी तरह से गोला और अर्धगोला का क्या संबंध है, इस तरह से अगर आप याद करेंगे, और उसी तरह से घनाभ और घन का क्या संबंध है, अगर इस तरह से अगर आप देख के अगर आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमेशा याद रखिए कि जब प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें यहाँ आयतन के बारे में पूछा जा रहा है, हमें यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, हमें यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी भी हड़बड़ी में हम ये ना कर दें कि कुछ और समझ लें और किसी और फॉर्मूला का हम यूज कर लें, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर में हमेशा वॉल्यूम के भी आंसर दिए रहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी रिलेटेड आंसर दिए रहते हैं, जिससे कि आप में अगर थोड़ी सी भी समझ की कमी हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर का काम ही ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कमी है, तो वो जरूर उसको उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए और उसी को चॉइस कर ले। तो ये जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो इसको इसी तरह से तैयारी करते हैं कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाए, और जो सही में एक्चुअली वो जान जान रहा है उस पर्टिकुलर प्रश्न का हल, वही उसको कर सके। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें कि आपका प्रश्न जो है वो किससे संबंधित है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से है, आयतन से, किससे। तो ये कुछ सूत्र हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को इससे रिलेटेड जो कि आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए प्रश्न डाला गया है। पहला प्रश्न जो है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा, क्या वो आयतन सेम रहेगा, दोनों मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा? दूसरा ऑप्शन है कि दुगुना हो जाएगा, तीसरा है आधा हो जाएगा, चौथा है 4 गुना। तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आएंगे, और इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाए, अगर इसको आप लोग इस प्रश्न को देखिए और इसके बाद मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जरूर आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका ये जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा सही आंसर होगा, कि अगर उसकी आपके त्रिज्या को अगर आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। आप ट्राई कीजिए। तो मैं देखता हूँ कि मैं आपको अगर कुछ व्हाइट बोर्ड पे समझा पाऊँ तो अच्छा रहेगा।
ये देखिए, अगर यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन लोग ट्राई कोशिश करते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, लेकिन आप इसको पहले अपने से कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा आपको इसको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इसका बेलन का आयतन का फ़ॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? इसका आयतन का फ़ॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई स्क्वायर h। शायद ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा फिर से एक बार। ये आपका फ़ॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। इसको रफ के रूप में लिखिए, समझिए आप, मैं थोड़ा बताने की। ये पाई r स्क्वायर h जो है, ये हमारा सिलेंडर का, जो बेलन का, ये हमारा आयतन का फ़ॉर्मूला है। और हम बोल रहे हैं कि हमारा जो त्रिज्या जो है उसको आधा कर दिया गया। त्रिज्या मतलब r को आधा कर दिया गया। तो आधा कर देने से क्या हो जाएगा? पाई r/2 हो जाएगा। r/2 का स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर बाई 4 हो गया। और ऊंचाई को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप इसको आसानी से सॉल्व करके आप समझ सकते हैं कि ये जो पुराना जो पाई r स्क्वायर h है, उसमें अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं पाई स्क्वायर h/2। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर हम बोल सकते हैं कि सी होगा, है ना? हमने देखा किस तरह से ये होगा। तो ये कुछ प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ अगर हम फॉर्मूला को ध्यान में रखें, अगर फॉर्मूला हमें याद है, सिर्फ यहाँ आयतन का फॉर्मूला जानना था, और ये तुरंत आप इसको, बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है? ये दूसरे प्रश्न में दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन, मतलब एक सिलेंडर है, गोले के परिगत है। मतलब इसका अर्थ ये है कि एक गोले के अंदर, या अगर बोला जाए कि एक सिलेंडर के अंदर एक गोला डाला गया है, और वो सब मतलब उसके उसी हाइट का है। उसका मतलब क्या बताएं आपको? मतलब एक सिलेंडर के अंदर अगर आप उस गोले को डाल दें तो पूरी पूरी एरिया को कवर कर ले। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ, इस प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। इस प्रश्न का अर्थ अर्थ यही है कि ये इस प्रश्न को समझना भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस प्रश्न को ही नहीं समझें कि ये गोले के परिगत का क्या मतलब है, तो यहाँ आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स अ स्फीयर व्होज रेडियस इज r। तो एक सिलेंडर जिसका रेडियस, आधार का रेडियस r है, उसके अंदर अगर स्फीयर को डाल दिया गया तो वो पूरे एरिया को कवर करेगा। अब ये पूछा, द रिलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये पूछा गया है कि आपका जो सरफेस एरिया है, और आपका सिलेंडर का सरफेस एरिया, और उस गोले के सरफेस एरिया में क्या संबंध है? आपके पास आंसर है कि समान होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना। अगर आप जवाब दें तो जरूर चैट बॉक्स में लिखें।
इस प्रश्न को भी अब ठीक है, आप लोग कोशिश करते रहिए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आप जैसा कि इस प्रश्न में बताया गया है कि आपके पास जो बेलन है, पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तो भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका बेलन है और इसी के अंदर में आपका वो गोला भी डाला गया। इसको थोड़ा और अच्छा से बनाया जाए। इसी में वो गोला भी समाहित है, इस तरह से कुछ। तो आप समझ लीजिए कि आपको बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कहा गया है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए ये जो बेलन दिया गया है, इसका त्रिज्या दिया गया है r। तो अगर ये त्रिज्या r दिया गया है और इसमें अगर बोला गया है कि ये आपका और ये मान लीजिए आपका हाइट जो है वो h है। तो अगर आप इसके बारे में अगर कोशिश करेंगे, अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r h। और इसके फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। और ये दूरी अगर आप देखें, अगर ये देखेंगे तो आपका ये 2 पाई r 4 पाई r स्क्वायर। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका 2r है ना। ये जो फॉर्मूला के हिसाब से तो तभी इसके अंदर आया है ना। ये इसके अंदर आया है, उसका रीजन भी है कि ये डिस्टेंस जो है ये r डिस्टेंस है। इसका मतलब h जो है क्या है, h जो है वो 2r है। ठीक है, तो ये 2r अगर है तो इस फॉर्मूला को अगर हम और सिंप्लीफाइड करेंगे, ये बेलन के बारे में अगर है तो बेलन क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू h क्या है आपका 2r। इसका मतलब क्या है, ये भी जो होगा ये भी 4 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या कर देखें, हम लोगों ने उस पर्टिकुलर सिलेंडर या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है। और जैसा कि हमें मालूम है कि आपके जो गोला जो है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला से, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए अगर इस प्रश्न को हम देखें तो इस प्रश्न में दोनों का जो क्षेत्रफल जो है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा, है ना। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया कि ये ए जो है वो इसका उत्तर होगा। अब हम लोग आगे जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है। मैं धीरे धीरे थोड़ा प्रश्न का लेवल को भी थोड़ा अलग अलग टाइप के प्रश्न का देने का कोशिश किया हूँ। पता नहीं मैं कितना अभी डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं साइंस का टॉपिक भी थोड़ा जाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन मैं देखता हूँ और उसके बाद हम विज्ञान की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि देख, हमें ये सिर्फ बताना है कि किस तरह से हम चीजों को डिस्कस करेंगे और जितना प्रश्न आपकी तरफ से आएगा उसे हम लेके इसको और समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जूम क्लासेस हम लोग इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि बच्चे जो हैं वो प्रश्न पूछ पाए और बच्चे जो हैं उनका चीजों को क्लियर कर पाए, और ऐसे प्रश्न, इतने प्रश्नों को ले लिया जाए जिससे कि आपका उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको सॉल्व करें।
अब ये प्रश्न है, एक शंकु, अर्धगोला और बेलन समान आधार और समान ऊंचाई के, इनके आयतनों का अनुपात होगा। अब देख लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है कि एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन दिया हुआ है, समान आधार और समान ऊंचाई के। तो अगर अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इस प्रश्न को थोड़ा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सिंपल है, आपको यहाँ पे भी सबके आयतन का फॉर्मूला मालूम है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको पता है। अर्धगोला जो है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू है। पूरे पूरे गोला का आपका 4/3 पाई आर क्यू है। और बेलन का क्या बताया गया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको बताने की कोशिश कीजिए कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। पहले अपने से कोशिश कीजिए, लेकिन चलिए इसको भी हम बताते हैं, क्योंकि मतलब अब देख लीजिए, आपके पास एक बेलन दिया हुआ है, आपके पास एक कोण दिया गया है, और आपके पास एक हेमिस्फीयर दिया गया है। एक अर्धगोला दिया। अब देखिए, अगर इसके बारे में बात करें, कुछ प्रश्न में हम ये भी जाने कि समान आधार मतलब रेडियस बराबर है, और रेडियस के साथ साथ ऊंचाई के बारे में बोला गया है कि समान है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके आयतन का, तो इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका क्या बताया था मैं, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो आप देखिए, पहले तो हमें पहला जो बेलन है और कोण जो है, उसमें तो मैं पाई आर स्क्वायर एच का फ्रैक्शन पार्ट हमें दिख जा रहा है। लेकिन थर्ड वाले में अगर हमें कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, एच नहीं है, इसलिए पहले उसको एच के फॉर्म में लाना होगा। तो क्योंकि समान ऊंचाई के बारे में बताया गया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शायद आप समझ लें, 2/3 पाई आर इंटू 2r, या बोला जाएगा इसको r। और ये अगर क्योंकि r समान ऊंचाई दिया गया है, मतलब r जो है क्या हो गया, अब ये h हो गया, क्योंकि ये ऊंचाई जो है, यही r है, यही यहाँ पे सबके बराबर, यही इसी के बराबर ही है, ये है ना। तो यहाँ पे अगर ये हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है। अब देखिए, आपको सब में पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब तो ये तीनों को अगर कंपेयर किया जाए, और तीनों में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 3 पाई
आर स्क्वायर एच, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों को, इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या रेशियो हो गया हमारा, कुछ प्रश्न में क्या था, प्रश्न था हमारे पास बेलन प्रश्न था हमारा शंकु, अर्धगोला और बेलन। तो शंकु हमारे पास ये है, ये शंकु है, ये अर्धगोला है और ये बेलन। तो अगर ये तीनों का रेशियो आप देखा जाए तो आप रेशियो देख सकते हैं कि ये होगा 1:2:3, है ना, 1:2:3। शंकु का ये है 1, अगर ये देखा जाए ये इसके 2 गुना ये है, तो 3 गुना ये है, 1:2:3। देखिए ये सिर्फ हमें हमारे आयतन का फॉर्मूला जो है उसको ध्यान में रखा गया है, और सिर्फ वो जो ऊंचाई 1 दिया गया है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब यहाँ पे जो दिया गया जो आर है वही इसकी ऊंचाई है, और इस तरह से हम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं दूसरा प्रश्न को लेते हैं। उसके बाद का जो एक प्रश्न है वो बता रहा है, चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, एक मैं सोच रहा था कम से कम 5 प्रश्न कराएं, लेकिन देखते हैं, इसको मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। थोड़ा आप लोग देखिए, दो दो प्रश्न हम लेंगे, उसके बाद मैं विज्ञान की तरफ जाऊंगा। यहाँ दिया गया है, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले और एक लंब वृत्तीय बेलन के आयतन बराबर है। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले और एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है। बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले और एक लंब वृत्तीय, तो यहाँ हमें क्या देखना है, एक स्फीयर है और एक आपका सिलेंडर है, और इनका आयतन बराबर है, और बोला गया है बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ हायर ऑर्डर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन में डाल के आप प्रश्न लिख देंगे, इस तरह से बातें नहीं होंगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, तो इसको जल्दी करने की, एक गोला दिया गया, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और स्क्वायर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अगर ये प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बोला गया है कि 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आयतन दोनों का बराबर बोला है। तो अगर हम इस तरह से करें, यहाँ बताया गया है 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसमें अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा 4/3 पाई आर पाई आर, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यू है, तो यहाँ पाई आर से बच गया, इक्वल टू पाई, पाई भी कैंसिल होगा, चलिए इधर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, और एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4/3 आर इक्वल टू, ये आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 इंटू, क्योंकि व्यास के बारे में बताया गया है, तो 2 × 2r हम लोग व्यास के फॉर्म में लाने की कोशिश करें, इक्वल टू 3h
है ना। 2 इंटू टू आर इक्वल टू 3h, नीचे वाला 3 उधर गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू आर जो है ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू डी इक्वल टू 3h या हम बोले इसको अगर आगे ले जाके तो d इक्वल टू 3/2h ये होगा। अब ये बताया बोला है कि d जो है वो h से कितना बड़ा है, ये प्रश्न पूछा गया है। जो d जो है व्यास जो है वो हाइट से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो अगर हम लोग d को 1 मान लेते हैं, मान लीजिए d को अगर हम लोग 1 मान लें, अगर d को 1 मान लें तो h कितना हो जाएगा, सॉरी h को अगर, क्योंकि आपका h जो है वो छोटा है, h को मान लीजिए हम लोग 1 मान लेते हैं ना, h को मान लीजिए 1 मान लें तो d कितना होगा, 3/2 इंटू 1 दैट इज 1.5 होगा ना। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना है। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया 0.5 का। अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 इनिशियल कितना 1 इंटू 100, ये क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 आएगा, 50% आएगा। हाँ थोड़ा मैं पास जा रहा हूँ क्योंकि मैं सोचा था कि और 2 क्वेश्चन बता दूं। ये 50% आपका जो है आंसर इसका होगा, क्योंकि h जो है वो अगर 1 मान लेते हैं तो d जो है 1.5 होगा। डिफरेंस कितना हुआ, 1.5 माइनस 1, दोनों का डिफरेंस परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ना कितना बड़ा है। अगर दोनों का बड़ा है देखा जाए तो ये 0.5 है, और 0.5 का डिफरेंस तो कितना 50% इंक्रीज उससे ज्यादा है। अगर ये 100 सिंपल से समझिए, अगर वो 100 है, हाइट जो है 100 है, तो उसका 50% ज्यादा मतलब 150 आपका डी होगा, व्यास होगा, तो 50% का इंक्रीज। एक और क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा, प्रश्न और लेके, विज्ञान वाला थोड़ा आसान भी है, जल्दी खत्म हो जाए। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है जो कि मैं एनसीईआरटी के बुक में से ही प्रभावित होकर मैं लिया हूँ। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 40%, ये थोड़ा हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के हायर ऑर्डर क्वेश्चन लिया हूँ जिससे कि आप प्रश्नों को अगर आए प्रश्न का, खास करके ये 9-10 वाले बच्चों के लिए जरूर आ सकता है। आयतन लगभग 40% चीनी की चाशनी होती है। बोल रहा है कि ये गुलाब जामुन का शेप आप देखे होंगे, और वो बोल रहा है कि इसका शेप जो है बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है। ठीक है, मैं बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 सेंटीमीटर। पूरे जो गुलाब जामुन का लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि उसके आयतन का 40% जो है वो चीनी है। तो ये बोला 50 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। बोला 50 गुलाब जामुन अगर लिया जाए तो इसमें कितना चाशनी होगा, ये बताने की कोशिश, बता ये प्रश्न अप्रोक्स बोला गया क्योंकि ये डेसिमल में आएगा ये लग रहा है, इसीलिए इसमें बोला है, प्रश्न में बोला गया कि अप्रोक्स कितना होगा। तो इसलिए प्रश्न को हम पहले देख लें। प्रश्न को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रश्न है वो, पहले तो हम गुलाब जामुन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बना पाए तो। ये बोल रहा है इस तरह का कुछ आकृति है, ये इस तरह की कुछ आकृति, और ये डिस्टेंस जो दिया गया है ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए, यहाँ अर्ध गोला बन रहा है ना यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर बना है इसको
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर में आपको एक बेलन दिखता है और दो स्पेयर पार्ट, दो अर्धगोला जो है दोनों साइड में लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो है हमारा कि हम इसका आयतन निकाल लें, इस पर्टिकुलर फिगर का आयतन निकाल लें। तो ये इसका अर्धगोला जो है इसका व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है 2.8, व्यास जो है 2.8 दिया है। ये 2.8 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या, ये जो रेडियस कितना होगा 2.8 का आधा 1.4, यहाँ पे भी 1.4। ये सब ध्यान देने की बात है कि हम जब ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो है 1. तो हमें पहले तो हमारे पास इसका अगर हम ये निकालें फॉर्मूला से, अगर इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, इस पर्टिकुलर अर्धगोले का आयतन होता है क्या 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे है 2/3 इंटू पाई, पाई मान लीजिए 3.14 लेते हैं, और इंटू आर जो है 1.4 का, ये हमें करना है, ठीक है। 2/3 इंटू 3.1, ये 2/3 पाई, लेकिन इस तरह के दो है, इस साइड भी एक है और एक इस साइड है, दो साइड है। तो इसको अगर हम दोनों साइड को करेंगे तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा लगभग, एक ये हो गया 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.4, ये निकलेगा इसका दोनों पार्ट का आपका आयतन। इसके बाद ये जो बेलन वाला पार्ट है, बेलन वाले पार्ट का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब हो गया, यहाँ पे पाई भी मान लीजिए 3.14 हम ले लेते हैं, और आर आपका हो गया आर, ये सोचना है कि आर इसमें कितना 1.4 ही होगा, है ना। ये तो 1.4 ही होगा ना, ये साइड यहाँ स्पेयर लगा हुआ है, तो ये स्पेयर का पार्ट, इसका जो रेडियस होगा वही इसका भी, बेस का भी रेडियस होगा बेलन का। और एच जो है वो कितना होगा, एच देख लीजिए पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, मतलब 5 में से 1.4 1.4 दोनों माइनस होगा, या इतना मतलब 5 में से 2.8 माइनस। इसका मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप वीडियो को फिर से दोबारा देख के भी आप समझ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। ये अगर देखा जाएगा तो ये होगा 5 माइनस 2.8 2.2, ठीक है। 5 माइनस 2.8 है, ये दोनों को जोड़ के 5 से माइनस किया गया, तो ये इसकी हाइट होगी, है ना 2.2 आए। तो ये निकलेगा इसका, ये दोनों को जब ऐड करेंगे, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो मुझे हमारे पास इसका टोटल आयतन है, पूरा एक गुलाब जामुन का आयतन है। अब करना ये है कि उसका 40% निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। 40% जो भी आएगा, मान लीजिए जितना भी आता है ना, उसका 40% निकालना होगा। तो ये आपका, ये दोनों पार्ट का जो एक टोटल वॉल्यूम आएगा, उस पार्ट का 40% निकालना है ना। 40% निकालने के बाद आप इसका जब 40% निकालेंगे, जब 40/100 करेंगे, वो जो वैल्यू आएगा वो, मैं क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये आप देखेंगे कि ये लगभग 500 सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ आएगा शायद 4 या 5 ऐसे कुछ आएगा, 500.4 ऐसे आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, हाँ एक एक चीज देखिए, एक चीज छूट रहा है आपके पास, ये 50
50 गुलाब जामुन है, ये भी हमने इसमें 50 से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, 50 से मल्टीप्लाई होगा, बोल रहा था। तो हमें क्या करना है, एक ये दोनों को ऐड कर लेना है। ये दोनों ऐड करने के बाद उसको पहले वो एक गुलाब जामुन का निकलेगा, फिर 50 गुलाब जामुन के लिए 50 से मल्टीप्लाई होगा, जो निकलेगा उसका 40%, 40% मतलब 40 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड, तो वो निकलेगा 500.4 कुछ निकलेगा। इसका मतलब अप्रोक्स ही पूछा है आपसे आंसर में, आप देख सकते हैं प्रश्न में यही था कि आपके पास अप्रोक्स कितने चाशनी होगी, तो वो आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, बाकी इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ और प्रश्न हैं, लेकिन मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और थोड़े से साइंस में एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा, इसका मतलब है कि ये सी जो है वो इसके आंसर होगा। इसके बाद और भी प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को मैं आपको गूगल फॉर्म बनाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा आप इसको पूछ सकते हैं। इसमें कुछ और प्रश्न हैं, इसको आप देखिएगा, जहां भी परेशानी होगी आप हमेशा मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सी विज्ञान का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूंगा, बहुत ही आसान है। मैं कोशिश करूंगा जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर देंगे। काफी आप बोल सकते हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक लिया हूँ, जानबूझ के आसान लिया हूँ, क्योंकि दोनों टॉपिक को साथ में लेने से, आसानी लेने से अब इसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है, ना तो नहीं किया जा सकता है। एक साथ दो दो कॉन्सेप्ट, दो दो कॉम्प्लेक्स टॉपिक ले लिया जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए देखिए, विज्ञान का ये जो टॉपिक है, ये जैसा कि हमने यहाँ देखा भी है कि हमारे पास प्राइमरी लेवल पे टीचर्स के लिए ये सारे चीज हैं। प्राइमरी लेवल में जैसे सर से भी बात हम लोग कर रहे थे, और आपके प्रेजेंटेशन में भी था, आपने सुना भी होगा कि आप 8 तक का तैयारी तो करेंगे, क्योंकि 5 तक में साइंस तो कुछ है ही नहीं, ज्यादातर वो मिला हुआ ईवीएस करके है, इस तरह से। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं, उस टॉपिक्स को लिया जाएगा। हाँ, मानव शरीर के ऊपर हो सकता है, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर हो सकता है, पृथ्वी के ऊपर है, वैज्ञानिक आविष्कार, ये सब के ऊपर अवश्य ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। वैज्ञानिकों का नाम, क्या आविष्कार उन्होंने किया, पर्यावरण से रिलेटेड, संतुलित भोजन से रिलेटेड, वायुमंडल से रिलेटेड, खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हमने ये सारा पोर्शन आपको बताया था, और ये पोर्शन सब हमने डिस्कस किया है कि आपके डिफरेंट टाइप्स के ऊर्जा के ऊपर, बल के ऊपर, शक्ति के ऊपर, धातु अधातु के ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, सजीव जगत का वर्गीकरण के ऊपर है, कोशिका के ऊपर है, विद्युत धारा के ऊपर है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे एरिया हैं जिसके ऊपर हम ये आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने का सोचा हूँ, वो है गति के विभिन्न प्रकार। डिफरेंट ऐसी बहुत क्लास, कुछ इसमें ये क्लास 6 में भी कुछ है, और कुछ पार्ट क्लास 10 में है। दोनों को मिला के हम थोड़ा देखने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये लोअर लेवल का ही पोर्शन है, और ये काफी आसान है। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम लोग देख लें डिफरेंट प्रकार क्या क्या है, और मैं संक्षेप में बताऊंगा कि पहला जो है वो है, पहला जो मोशन का टाइप है वो सरल रेखीय गति है, लीनियर मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर एक सरल रेखा में मूव करती है, सीधी रेखा में मूव करती है, तो वो सरल रेखीय गति होगी। जैसे अगर एक कार जो है अगर सीधी रेखा में जा रही है तो वो सरल रेखीय गति होगी, या कोई मार्च पास्ट कर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है तो वो आपका सरल रेखीय गति, सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो सरल रेखीय गति कहलाएगी। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन या घूर्णी गति जो है, ये बोलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, एक एक्सिस होगा, जैसे पृथ्वी अपने अर्थ के अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, जिससे दिन और रात हो रहा है, वो एक रोटेशनल मोशन है। उसी तरह से आपके जो लट्टू है वो भी इस तरह से की मोशन को दिखाता है, आपका रोटेशनल मोशन का वो एग्जाम्पल है।
तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक्सिस होगा और उसी के चारों तरफ, और वो एक्सिस ज्यादातर उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा, उस वस्तु के अंदर ही वो एक्सिस होगा, उसी के चारों तरफ अगर कोई घूम रहा है तो वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। तीसरा है दोलन गति। दोलन गति जैसा कि नाम से है कि एक केंद्रीय संतुलन, देख भी सकते हैं आसान, आप एक इमेज में देख सकते हैं यहाँ कि कैसे एक तो बच्चा जो है जो झूला झूल रहा है, तो अगर कोई केंद्रीय संतुलन की स्थिति में, केंद्रीय संतुलन स्थिति के चारों ओर टू एंड फ्रो मोशन, दोहरावादार इधर उधर की गति जो होती है वो आपके टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग दोलन गति कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे टाइप्स ऑफ मोशन भी हैं, दूसरी गतियां भी हैं, तो ये देखना है कि ये जो दोलन है ये जरूरत नहीं है कि ये एक समान हो, या आवधिक हो सकता है, या किसी अवधि के से मतलब क्या फिक्स अवधि में हो रहा हो, ऐसी जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने झूले का एग्जांपल दिया, आपने देखा होगा झूले में कभी जोर से घूमता है कोई, कभी धीरे हो जाता है, इस तरह की चीजें होती है। डिपेंड करता है कि आप मोशन में किस तरह से बल लगा रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप समान आवधिक हो या पीरियडिक हो। पीरियडिक मोशन जो है या आवधिक मोशन गति जो है वो अलग टाइप की गति है, जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ऑसिलेटरी का मतलब है कि एक केंद्रीय स्थिति से आप अगर टू एंड फ्रो का मोशन कर रहे हैं, अगर एक दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा ना। जैसे ये झूले का जो मोशन है वो आप बोल सकते हैं ऑसिलेटरी। उसके बाद जो है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति जब आपका गति जो है वृत्ताकार पथ पर हो और वस्तु लगातार अपनी दिशा बदलती रहे, लेकिन वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी पे हो। हमेशा एक ध्यान देना है कि यहाँ देखिए इस पिक्चर में, जैसे यहाँ एक केंद्र है, यहाँ से हम लोग जब डिस्टेंस देखते हैं, दूरी देखते हैं, वो समान रहता है। ये जो झूला लगा हुआ है ये आपका एक सर्कुलेटरी मोशन है। सर्कल के डायरेक्शन में या सर्कुलर पाथ पे, अगर वृत्ताकार पाथ पे कोई चीज मूव कर रहा है तो वो सर्कुलेटरी मोशन कहलाएगा। पीरियोडिक मोशन, जैसा कि मैंने बताया था, ऑसिलेटरी को जब बताते समय मैंने बताया था कि कैसे पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन अलग अलग होगा। तो ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन में जो आवधिक नियमित अंतराल में एक मोशन जो है वो लगातार दोहराई जाती है। जैसे आप अगर एक पेंडुलम का बात करें, एक दोलक का बात करें, है ना, तो वो जो है वो निश्चित समय में एक अपने सेंट्रल पॉइंट से, अपने मध्य बिंदु से दोनों तरफ गुजरती है। आप जानते होंगे दोलक का गति, एक पुराने समय की घड़ियों में उस तरह का व्यवस्था होती थी। उसी तरह से सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति, क्योंकि ये भी फिक्स है, हमें मालूम है कि इतने समय में ये दोहराई जाएगी। तो जो ऐसी गति जो एक निश्चित समय में बार बार दोहराई जाती है, तो दोलक गति कहलाए, पीरियोडिक मोशन या आवधिक गति कहलाएगी। जैसे गिटार का तार हो गया, ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना हो गया, या आपका दोलक जो है पेंडुलम का झूलना, जो कि एक समान अंतराल में आपका दोहराया जाता है। तो ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में यही अंतर है कि वहां पे समान होने की जरूरत नहीं है, और वो एक निश्चित एक सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ टू एंड फ्रो होगा ऑसिलेटरी। लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि एक समय के बाद वो पर्टिकुलर चीज उसी दोबारा दोहराई जाती है। पीरियोडिक मोशन इस तरह की बात करेगा। देन ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरणीय गति। ये देखिए आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, इसको आप इस तरह से समझेंगे कि जो स्थानांतरणीय गति जो है, ये जब यदि कोई पिंड या निकाय इस प्रकार गति करता है कि उसके प्रत्येक कण का एक निश्चित समय अंतराल में समान विस्थापन है, अर्थात समान दिशा में चली गई दुनिया समान हो, तो उसकी गति को स्थानांतरण गति कहते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर दिशा में है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है। ये इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि सर्कुलर है, कि वो लीनियर है, या इस तरह की बात।
तो ये आप एक इसको आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन का ही दो पार्ट है, रेखीय गति और एक कर्वीलिनियर गति या आपका वो कर्व लाइन के थ्रू अगर जाता है तो वो ये इसी के दो दो प्रकार है, रेखीय अरेखीय गति। अरेखीय गति ये दोनों जो है स्थानांतरीय गति के दो प्रकार हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमें दो टाइप का मोशन देख सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ट्रांसलेशन मोशन ही कहलाएगा। इसी के दो पार्ट हो जाएंगे आपके, सिंपल लीनियर मोशन और या कर्वीलिनियर मोशन। जब कर्व पाथ यहाँ देख सकते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी जो है वो कर्व पाथ में मूव कर रही है ना, वर्क रेखा में मूव कर रही है। तो आप अगर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे वो भी एक ट्रांसलेशनल मोशन का ही उदाहरण है, और अगर आप एक वर्क रेखा में जा रहे हैं तो वो भी वो ट्रांसलेशन मोशन के उदाहरण है। रैंडम मोशन ये बहुत आसान है समझना। रैंडम मोशन मतलब जिसमें मोशन जो है कोई भी इसके लिए फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तरल पदार्थ के कणों का मोशन, गैसों अणु जैसे किसी रूम में जो गैस मूव कर रहे हैं वो रैंडम मोशन में है, हम उसका कोई दिशा नहीं है, किसी तरफ भी मूव करती है। या तरल पदार्थों में जो कण सब जो है पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, वो ब्राउनियन मोशन के तहत आप जानते होंगे, वो इधर उधर मूव करते हैं। तो ये रैंडम मोशन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिड़िया जो है जो मूव कर रहे हैं वो आपके, उनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, तो वो रैंडम मोशन कहलाता है। उसके बाद कंपन मोशन, ये भी आप जानते हैं, वाइब्रेशन वर्ड बहुत आसानी से आप जानते हैं, मोबाइल से हम लोग यूज करते हैं। जहाँ पे कंपन गति एक प्रकार की दोलन गति है जो तेजी से आगे पीछे की गतिविधियों की विशेषता होती है। इसमें आमतौर पर कणों या वस्तुओं को उनके संतुलन स्थिति के आसपास गति होती रहती है। यहाँ देखिए मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ कि आपको एक ये दिख रहा है, घंटी दिख रही है। घंटी के जो बाहरी दीवार है, अगर आप उसको बजा देते हैं तो इसमें तो मान लीजिए कि आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है, जो वो अंदर जो जिससे आवाज निकलती है उसमें ऑसिलेटरी मोशन होता है। लेकिन इसके जो दीवार है इसके अंदर जो है उसके परत पे हम कंपन गति देखते हैं। मोबाइल का हमें मालूम ही है, मोबाइल में भी जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो वाइब्रेशन मोशन का उदाहरण है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है जब भी कोई व्यक्ति वस्तु को हम हवा में प्रक्षेपित करते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा नहीं कि रैंडम मोशन में वो चली जाती है, कहीं भी फेंकेंगे अगर किसी भी वस्तु को अगर हम हवा में उछालते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर वे ऑफ मूवमेंट होता है ग्रेविटेशन के कारण। तो ये जो मोशन कह होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और इसके ऊपर आप लोग आगे की क्लासेस में 11-12 में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी चीजें होती है, पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो मोशन का सिंपल अगर समझा जाए तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, जब कोई वस्तु को उछाला जाए हवा में और वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अगर मूव करता है तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ लास्ट वन, ये लास्ट है वेव मोशन। वेव मोशन जब जहाँ पे पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण के बिना एक माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे माध्यम में हो जाता है, वो आपका तरंग गति कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे पानी में जब तरंग उठती है तो ऐसा नहीं है कि वो पानी का पार्टिकल सब मूव करके कहीं से कहीं, लेकिन एक जगह अगर आप कहीं कुछ डिस्टरबेंस करते हैं तो ऑटोमेटिक एनर्जी जो है वहां से प्रोपागेट होके आगे बढ़ते हुए दूसरे जगह तक पहुंच जाती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी है। इलेक्ट्रिक करंट में भी अगर आप बात करेंगे या मैग्नेटिक करंट का भी फोर्स का भी बात करेंगे, चुंबकीय तरंगों का भी बात करेंगे, तो वो वहाँ पे वेव मोशन दिखता है जहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लेकिन पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते, कण मूवमेंट नहीं करते। तो ये भी हायर एजुकेशन में है। मेनली हमारा जो पोर्शन में जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर रेखीय गति से आते हैं, घूर्णी गति से आते हैं, आपके वृत्ताकार गति से आते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन से आते हैं, और पीरियोडिक मोशन से आते हैं। ये इससे रिलेटेड प्रश्न ज्यादा आते हैं, लेकिन हमने दूसरे को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न देखते हैं जो कि काफी आसान है, और हम बताएं तो सोचेंगे कि आप लोग भी इसका जवाब दें। जैसे पहला जो है तितली की गति किसका उदाहरण है?
वाइब्रेशनल मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन या रैंडम मोशन। ये तो बहुत, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं इसका क्या, इसका एग्जाम्पल है, ये इसका उदाहरण है। आप लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। तितली जिस तरह से मोशन करती है, आप आराम से जान सकते हैं कि ये जो है एक रैंडम मोशन का उदाहरण है। यदि गति रेखा वर्क हो तो वस्तु प्रदर्शित करती है। द लाइन ऑफ मोशन इज कर्व्ड देन बॉडी एक्सिबिट्स, इसका एग्जांपल, इसका उदाहरण होगा। इसका आंसर क्या होगा? अगर वर्क रेखा में वस्तु मूव करती है तो अभी हमने बताया था, कंपन गति है, वृत्ताकार गति है, स्थानांतरणीय गति है और घूर्णी गति है। जैसा इसमें बताया गया है, आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा सी होगा, स्थानांतरणीय गति, ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद एक चलती रेलगाड़ी के द्वारा की गई गति है। चलती रेलगाड़ी किस तरह की गति दिखाती है? कंपन गति, सरल रेखीय गति, स्थानांतरणीय गति या उपयुक्त सभी। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसमें आराम से आप देख सकते हैं कि एक चलती रेलगाड़ी जो है सीधी रेखा में भी जाती है, वर्क रेखा में भी जाती है और वो अपनी जगह पे कंपन भी करती है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर ऑल दी अबव होगा। इस प्रकार की, ये चौथा प्रश्न है, इस प्रकार की गति में वस्तु इस प्रकार गति करती है कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान रहती है। इसका क्या आंसर होगा? कंपन गति, सरल रेखीय गति, स्थानांतरणीय गति या सर्कुलेटरी मोशन, वृत्ताकार गति। तो इस प्रश्न में आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर की पॉइंट जो है वो लिखा गया है कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान रहती है। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति, सरल रेखीय गति, शांति, इसमें इस तरह की बातें नहीं बताई गई है। सिर्फ वृत्ताकार गति में हम ये देखते हैं कि वहाँ जो है आपका जो मोशन जो है वो एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान रहेगी, तभी सर्कल बनता है, इसलिए डी जो है इसका आंसर होगा। जमीन पर लुढ़कती हुई एक गेंद दर्शाती है। जमीन पे जब बॉल रोल कर रहा है तो वो किस तरह का उदाहरण है? घूर्णी गति का, सरल रेखीय गति का, दोलन गति का या ए एवं बी दोनों का? यहाँ पे भी आप जानते हैं, अगर आप बॉल को देखेंगे तो बॉल किस तरह से मोशन करता है, वो घूर्णी गति में रोटेट, अपने जगह पर रोटेट भी करता है और वो लीनियर मोशन भी करता है। ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं दिखता है कि वो आगे पीछे हो रहा है, अनटिल अनलेस कोई और कोई इधर फोर्स लगे तब तक। तो इसलिए बोथ ए एंड बी जो है वो इसका। किसी वस्तु की विकृत गति है, किसी वस्तु की विकृत गति है, इसका, इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं, बहुत आसान है। घूर्णी गति, यादृच्छिक गति, दोलन गति, स्थानांतरणीय गति। जैसा यहाँ बताया गया है कि वस्तु की विकृत गति है, द डिस्टॉर्टेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। जब हम बोल रहे हैं कि ये डिस्टॉर्टेड है तो डिस्टॉर्टेड का मतलब ही हो गया कि हम रैंडम मोशन का बात कर रहे हैं, यादृच्छिक गति का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किधर भी कोई निश्चित दिशा में मूव तो नहीं कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड डायरेक्शन में। हाँ ठीक, ठीक है, आपका जवाब सही है। हाँ, आपने सही दिया, ये आपका रैंडम मोशन कहलाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसको मैंने इसमें लिया। हाँ, ये साइंस का जो विज्ञान का जो टॉपिक था, इसमें अवश्य ही बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न भी अवश्य ही आएंगे, जहाँ पे बच्चे बार बार जो आपका पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इसमें कंफ्यूज करके उत्तर में गड़बड़ कर देते हैं। रोटेशनल मोशन, ये बहुत ही ध्यान से समझने की बात है कि ये सारे डिफरेंट टाइप्स के गति के जो प्रकार हैं उसमें अंतर क्या है।
खास करके ये घूर्णी गति, यादृच्छिक गति, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये 3-4 जो हैं, खास करके ये 4 जो हैं, आपके घूर्णी गति जो है, यादृच्छिक गति है, ऑसिलेटरी मोशन है और पीरियोडिक मोशन जो है, ये आपका चारों में अगर हम अंतर अच्छे से समझ लेंगे तो हम इससे रिलेटेड आंसर में कभी गलती नहीं करेंगे और आराम से सबको सही कर पाएंगे। तो ये कुछ, हाँ, ये जितने भी प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न को मैं एक फॉर्म के थ्रू आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा और अपने देखिए, आप इससे संबंधित अगर प्रश्नों में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, खास करके जो गणित वाले थे, विज्ञान से रिलेटेड, तो मैं आज इतना कोई हायर कॉन्सेप्ट को नहीं लिया हूँ, आगे क्लास में लिया जाएगा। तो ये जो भी प्रश्न है, विज्ञान के भी प्रश्न हो या गणित के भी प्रश्न हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप अवश्य ही मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। और जैसे हमने बताया गया है, आपको बार-बार बताया जा रहा है कि ये जो क्लासेस जो है इसी तरह से प्रसारित होंगी, जूम पे चलेगा, जहाँ आप उनसे बात कर सकते हैं और इस क्लासेस में जो भी प्रॉब्लम है उनको उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे उनको दूर किया जाएगा, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताया जाएगा कि कैसे किसी कॉन्सेप्ट पे तैयारी करना है। जैसे मैंने आज गणित के टॉपिक पे बताया, जैसे मैंने विज्ञान के टॉपिक बताई, किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा जिसको आप बाद में देख के बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलएमएस के द्वारा आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में कुछ सुझाव दिया जाएगा। डिफरेंट फोरम पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके प्रश्नों को। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन या उत्तर आपको प्रोवाइड करें। और आपस में भी जब छात्र इसको चर्चा करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो उसके लिए जो फोरम है उसकी सुविधा भी यहाँ दी गई है। और आपको डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स भी मिलेगा, खास करके अभी जो हम लोग पीडीएफ या पीपीटी शेयर कर रहे हैं उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। डिफरेंट क्विज अभी भी आज भी गूगल फॉर्म्स के द्वारा किया जाएगा, डिफरेंट अदर एप्लीकेशन है उसके द्वारा भी आपसे क्विज लिया करवाया जाएगा। और एलएमएस जो है आपका मॉडल जो है इससे सपोर्टेड आपको क्विज और टेस्ट पे तैयारी भी करवाई जाएगी। प्रैक्टिस सेट्स भी आप बार-बार करके देख सकते हैं कि आपका जो तैयारी है वो कितनी अच्छे से चल रही है। प्रश्न जो होंगे, जैसे आज भी जितने भी प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया ज़्यादातर एनसीईआरटी के सिलेबस से था। जहाँ मैंने सिंपल प्रश्न के उत्तर भी आपको दिखाया, बताया कि सिंपल प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं और हायर ऑर्डर प्रश्न ज़रूर पूछे जाएँगे, क्योंकि हम शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। हमने शिक्षकों के बारे में उनकी उनकी नियुक्ति के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षकों से शिक्षक वैसे शिक्षक को लेने की कोशिश होगी जो कि एक्चुअली फैक्ट को अच्छी तरह से जानता हो। इसलिए इसमें ज़्यादातर चांस है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि सूचना आधारित प्रश्न तो आएगा ही, सूचना आधारित प्रश्न तो होंगे ही, लेकिन उनकी मात्राएँ काफ़ी कम होंगी। लेकिन गहन सोच वाले प्रश्न जो हैं, वो आपको ज़रूर पूछा जाएगा। स्टेट क्वेश्चन थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए वैसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएँगे और उस वैसे प्रश्नों का ही निर्माण करके हम आपको आपका प्रैक्टिस करवाएँगे। मैंने हमेशा बता दिया नेगेटिव अंकों के बारे में आप कैसे तैयारी करें, क्यों कोई उत्तर या विकल्प सही नहीं है उसके बारे में ज़रूर सोचें, तभी जाके कोई प्रश्न का सही विकल्प को चुनें या उसका आंसर करें। इसके बारे में भी आपको बार-बार बताया जाएगा, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को के असर को कम किया जा सकता है उसके बारे में हम सोचेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो इसके बारे में, इस एरिया के बारे में सोचना ही नहीं था, लेकिन हमें उसके बारे में सोचना है। खास करके अभी कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ हो चुका है, क्योंकि बाकी पार्टी से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन हम जो खास करके हमारे बिहार के छात्र जो हैं वो ज़रूर ही इसमें और आगे बढ़ेंगे या ज़रूर ही हम साथ में मिलके हम अ, इस परीक्षा के सभी चरणों को उत्तीर्ण करेंगे। इसलिए आप, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आप इस कोर्स को, ये लिंक ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है, आप जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर कोर्स को
ज्वाइन करें और इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप ज़रूर पूछें और इस तरह से तो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछें और इस प्रोग्राम को हम लोग जल्दी ऑलरेडी ये स्टार्ट हो ही चुका है, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले क्लासेस के बारे में हम लोग और गहन ढंग से तैयारी करके आपको ज़रूर सहायता प्रदान करेंगे। तो आशा है आप तो ज़रूर कुछ सीख पाए होंगे इस क्लास से। दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की आपकी अच्छी तैयारी हो गई होगी। आप अगर इन प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पा रहे हैं, इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट अंदर के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो आप ज़रूर ही इससे इन दो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड